लोगों में इस तरह का रहा है कि अभी ये आज़ाद खड़े हो गए हैं, तो क्या मालूम कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। और धूमल जी को तो हम एक गुरु की तरह देखते हैं, है ना। एक पॉलिटिक्स में एक भगवान की तरह मानते हैं उनको। बचपन से आप कह रहे हैं कि वोट भी बीजेपी को दिया है, विचारधारा भी वही है, तो आज़ाद आने का क्या मकसद रहा आपका? स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त राजेश जी हैं, जो अभी फ़िलहाल जो इलेक्शंस का नॉमिनेशन था उस वक्त ये आज़ाद खड़े थे, क्योंकि इनको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला था। तो क्या ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाने वाले हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, एक तो पहले आपको बधाई अनंत ज्ञान के लिए, जो इतना अच्छा काम कर रहा है पूरे स्टेट में, पॉजिटिव चीज़ें आगे रखता है। और दूसरा धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा हमें कि हम बात कर पाएँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कि कहाँ कैसे आपकी शैक्षणिक रहा है सब कुछ जीवन आपका। देखिए, मैं भलेट पंचायत है सुजानपुर में, वहीं पे दो सड़का में पैदा हुआ गांव है मेरा जी। भदरियाना गांव है। 10th तक मेरी भलेट से पढ़ाई हुई है, उसके बाद चबूतरा में मैंने 12th करी है। और उसके बाद मैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। तो आर्ट ऑफ लिविंग में मुझे 22 साल से लगातार एक सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ हूँ कि पैसा होना, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम सेवा करें तो हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। एक साधु जीवन जीते हैं और उसी के ज़रिए सेवा लोगों के लिए समर्पित है 24/7। तो मतलब उसके बाद कुछ आगे कोई प्रोफेशन नहीं चूज़ किया है आपने? 12th के बाद मुझे चुनने का मौका नहीं मिला। जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम किया तो मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। और जो हम बात करते हैं कि देश सेवा करेंगे, है ना, तो मुझे लगा इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में चेंज लेके आती है। तो फिर मैंने वही एक लाइन चुनी, तो उसी लाइन के साथ फिर चलते गए, आगे बढ़ते गए जी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, देखो बीजेपी से हैं पिछले 22-23 साल से। जब से वोटिंग करना शुरू किया है तो एक संगठन के साथ जुड़े हैं, तो कोई और दिखता नहीं है। कुछ रीज़न्स रहे जिसके कारण लगा कि आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए। फिर धूमल जी ने कई और लोगों ने प्रेशराइज़ किया कि नहीं, अभी ठीक नहीं है और संगठन के साथ चलो। तो संगठन के साथ ही रहूँगा, बीजेपी के साथ रहूँगा और बीजेपी के लिए काम करूँगा। क्योंकि लोगों में इस तरह का रहा है कि अभी ये आज़ाद खड़े हो गए हैं, तो क्या मालूम कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अध्यात्म से रहा हूँ और आध्यात्मिक में अभी भी हूँ। तो मेरी जो विचारधारा है वो कभी कांग्रेस से नहीं मिलेगी जी। तो मैं कभी बीजेपी से एक अलग सा एक कनेक्शन है, उसके साथ ही रहूँगा मैं। तो अब बचपन से आप कह रहे हैं कि वोट भी बीजेपी को दिया है, विचारधारा भी वही है, तो आज़ाद आने का क्या मकसद रहा आपका? कुछ एक ऐसे समीकरण बने थे कि हमें लगता है कि एक भक्ति भाव में जब व्यक्ति चलता है तो जब अदला बदली होती है तो लगता है कि यही क्यों, तो कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। नहीं तो कई बार तो ऐसा भी था कि कहीं और से भी इलेक्शन लड़ सकते थे, पर ऐसा नहीं है, ताकि इंडिविजुअली हम खुद से दिखा सकें। और पब्लिक भी चाहती थी। तो जब हमने अपना डिसीज़न लिया तो पब्लिक फिर एग्री होगी कि जैसे बोलते हैं वैसे साथ चलाएंगे। आपने धूमल जी की बात की, जब ये टिकट्स का वक्त चल रहा था तो उस वक्त नॉमिनेशन जब वापस का वक्त था तो उन्होंने आपसे बातचीत करके वो वापस ली। धूमल जी की बात करूंगी कि उन्होंने मना किया था। अनुराग ठाकुर जी के साथ किस तरह के संबंध हैं आपके? उनसे भी कोई बातचीत रही इस मामले में? नहीं, वो एक बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा उन्होंने पॉजिटिव गाइड किया है। ऐसा इनसे कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। और धूमल जी को तो हम एक गुरु की तरह देखते हैं, है ना। एक पॉलिटिक्स में एक भगवान की तरह मानते हैं उनको। तो उनके बोलने पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन ही पॉलिटिक्स में रहा है। हमने तो अभी कदम रखा है कि पॉलिटिक्स में आए हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला, ये सब एक भ्रांतियां हैं कुछ? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखो, बीजेपी के लिए ही काम किया है, आगे भी करेंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ओहदे चाहिए और किसी चीज़ के लिए तब हम काम करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेंगे, बीजेपी के लिए ही समर्पित हैं, ऐसा है। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। तो जिस एरिया में हम बैठे हैं ये बहुत ही सुंदर जगह है। आखिर में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर भविष्य में कभी आपको टिकट मिल जाता है तो क्या ऐसी आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी देश के लिए और जनता के लिए?
देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं पॉलिटिक्स में कि जैसे अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें, आज इलेक्शंस जो है वो पैसे का हो गया है ना। दूसरा क्या, नशे के ऊपर ज़्यादा आधारित हो गई हैं चीज़ें कि व्यक्ति को रोज़ शाम को शराब पिला दो, है ना। उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, है ना। सोसाइटी के हित के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक्चुअल में वोट व्यक्ति को लगता है कि 5,000 दे के, 2,000 दे के वोट या डरा धमका के वोट मिल सकता है, पर 5 साल के लिए हम जो सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो वास्तव में फिर नहीं होता। क्योंकि जब व्यक्ति 500,000 में वोट दे के ख़त्म कर देता है किस्सा, तो इसी वजह से पिछली बार भी जो सरकार थी तो हमने यही बात करी थी, जो 1,500 रुपये का मुद्दा उठा था कि भाई 1,500 किसी भी हालत में स्टेट में नहीं आ सकता है, इतना गवर्नमेंट फंड है ही नहीं। लोगों को लगा कि नहीं आने वाला है, बहकावे में आया, आज वो देख ही रहे हैं सरकार की कैसी हालत है ना। तो कुछ लोग तो वहीं से छोड़ के भाग के आ गए। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, दृष्टिकोण कैसा है ना, और पारदर्शिता है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे ये लगता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा है आपसे बातचीत करके, बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सो मच आपका, आपने इस काबिल हमें समझा, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये थे जो राजेश जी, तो इन्होंने सारी बात क्लियर कर दी है अपनी तरफ से कि ये बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। फिलहाल के लिए आनंद ज्ञान टीवी में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।